हेलो एवरीवन, मैं शैल बबलू सैनी। तो स्टूडेंट, हम एमएससी फाइनल का स्टैटिस्टिक्स वाला पेपर चला रहे थे, जिसके अंदर अपना 4 लेक्चर हो चुके हैं। नेक्स्ट आज हम जो फेज स्पेस टॉपिक अपना चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। और फेज स्पेस के अंदर अपन फेज स्पेस क्या होता है ये सब पढ़ चुके हैं। उसकी कुछ कंक्लूजन भी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या उसके अंदर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ से आज नेक्स्ट अपन अपने पास ये आता है कि जो फेज स्पेस को है अपन छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको अपन ने यूनिट सेल या फेज सेल बोला था। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये होने वाला है कि नेक्स्ट जो अपने दिमाग में क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि फेज स्पेस के अंदर अपन किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो जब पॉइंट कंसीडर करते हैं तो यूनिट सेल में डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब फेज पॉइंट बन रहे हैं वहां पे, तो जो अपने पास फेज स्पेस होगा उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ही कंसीडर करने चाहिए। वॉल्यूम एलिमेंट या फिर यूनिट सेल कंसीडर क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, ये सब आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो जो अपना एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन और फेज स्पेस। इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपने पास जो फेज स्पेस के अंदर अपन जो पढ़ते हैं वो ये आपके पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है और ये पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। इसके अंदर कोई पॉइंट ये कंसीडर करते हैं जो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है उस सिस्टम के अंदर आपके पास एक सिंगल पार्टिकल हो सकता है। यदि सिंगल पार्टिकल होगा तो वो म्यू स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा फेज स्पेस। और यदि एक पॉइंट एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करे लेकिन उस सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल हो तो ऐसे फेज स्पेस को अपन गामा स्पेस बोल रहे थे। तो यहां से अपन क्यूपी इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगी। तो ये आपके पास फेज स्पेस है। एक सिस्टम को अपन एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या बोलता है कि वी कांट मेजरमेंट पोजीशन एंड मोमेंटम प्रीसाइजली एट सेम टाइम। मतलब एक साथ अपन पोजीशन को और मोमेंटम को ज्ञात नहीं कर सकते, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है। तो इसका मतलब क्या है, यदि अपन पोजीशन को एक्यूरेटली मेजरमेंट कर लेते हैं तो अपने को मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मिलेगी। यदि मोमेंटम को अपन प्रीसाइजली मेजरमेंट कर लेते हैं तो पोजीशन में अपने को अनसर्टेनिटी मिलेगी। ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अपन यहाँ पे एक शार्प पॉइंट द्वारा डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है शार्प पॉइंट का मतलब कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम है उसके जो पोजीशन और मोमेंटम है एक साथ मेजरमेंट किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ से अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं कि वी कांट डिफाइन फेज पॉइंट एज ए शार्प पॉइंट इन फेज स्पेस। एक फेज स्पेस के अंदर किसी फेज पॉइंट को अपन शार्प पॉइंट के द्वारा डिफाइन नहीं कर सकते। शार्प पॉइंट का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे अपन पोजीशन और मोमेंटम को प्रीसाइजली एक्यूरेटली ज्ञात कर रहे हैं, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं, 3-4 लाइन अपने को लिखनी है। पहली लाइन तो क्या बन जाएगी, अच्छा फिर अपन ये भी बोल सकते हैं जब शार्प पॉइंट के द्वारा इसको डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर अपन किसके द्वारा डिफाइन करेंगे, इस पे एक यूनिट सेल कंसीडर करेंगे। उस यूनिट सेल के अंदर वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब उसकी अनसर्टेनिटी मिलेगी अपने को और वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इसके अकॉर्डिंग उसमें अनसर्टेनिटी होती है। और जब वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे उसके अंदर वो पॉइंट होगा तो वो पॉइंट इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कहीं भी हो सकता है, तो उसकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी कुछ भी। जैसे आपके पास अनसर्टेनिटी का मतलब ये है, ये आपके पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। अपने को कोई निश्चित पता नहीं है, उसकी निश्चित पोजीशन अपने को पता नहीं है, तो ये उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। तो अपन शार्प पॉइंट के द्वारा डिफाइन न करके इसे फेज पॉइंट को ही किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक यूनिट सेल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं।
इसी कारण मैंने जो पहले वाले वीडियो है उसमें अपन ने क्या किया था, जो फेज स्पेस है उसको अपन ने किस में डिवाइड किया था, यूनिट सेल के अंदर डिवाइड किया था। यहां से अपन ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी relation we can't define phase point as a sharp point in the phase space। ठीक है, रीजन क्या है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन we cannot measure position and momentum precisely at same time। एक टाइम पे अपन किसी इंस्टेंट पे पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ प्रिसाइजली मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अब क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि फेज स्पेस के अंदर जो पॉइंट अपन ने माना था फेज पॉइंट, उसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो यहां से अपन बोल सकते हैं सो फेज स्पेस should be considered, या फिर ऐसे बोल दो should be defined in a unit cell। phase point should be defined in a unit cell। एक फेज पॉइंट को अपन यूनिट सेल कंसिडर करके चलेंगे, जिसके अंदर पॉइंट जो पार्टिकल है या जो सिस्टम है उसमें अनसर्टेनिटी आपको मिलेगी। ये तो था कि अब जब फेज स्पेस को यूनिट सेल के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट सेल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम एलिमेंट अपन माने हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, जो यूनिट सेल है उनका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन फेज स्पेस। इसको और भी नाम बोल सकते हैं, इसी को अपन ये भी बोलते हैं फंडामेंटल वॉल्यूम इन फेज स्पेस। एक नाम और भी बोल सकते हैं इसको, अपन ने क्या बोला था कि फेज स्पेस को अपन डिवाइड कर सकते हैं यूनिट सेल के अंदर, तो अपन ये भी बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू यूनिट सेल्स। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल सा है, जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेके चलते हो, उसके अंदर कोई वॉल्यूम एलिमेंट मानते हो, तो वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसका वॉल्यूम होगा, और उसकी जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसकी साइड्स होंगी, तो उस साइड्स को अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, जैसे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो dx dy dz आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट की साइड्स है,
उनको आपस में वॉल्यूम निकालते हो तो मल्टीप्लाई कर देते हो। लेकिन यहाँ पे फेज स्पेस के अंदर क्या होता है, अच्छा इसकी नेक्स्ट एक ये डायग्राम फर्स्ट में बना लेना, लास्ट में आप क्या मानोगे, वहां पे आप क्या करोगे, एक लास्ट में डायग्राम और बना लेना, और उसके अंदर क्या पॉइंट को किससे रिप्लेस कर दोगे, एक वॉल्यूम एलिमेंट से जिसके अंदर पॉइंट होगा। ये डायग्राम बना लेना, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो फेज स्पेस है, इस बार आपके पास कितने कोऑर्डिनेट हैं, 6, तो 6 कोऑर्डिनेट है, तो 6 के 6 कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इस यूनिट सेल का, जैसे अपन यहाँ पे जैसे ये dx मान लिया, ये dy, ये dz कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर मानते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार जो जो आपके पास कोऑर्डिनेट होंगे वो 6, 3 तो आपके पास पोजीशन के, 3 मोमेंटम के, तीनों को आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। वो आपके पास इस यूनिट सेल का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, द फेज स्पेस divided into 6-dimensional cells whose sides are, साइड अपन मान लेते हैं वॉल्यूम एलिमेंट की, dx, dy, dz, dpx, dpy एंड dpz। तो जो अपने पास जो सेल बनेगी 6 डायमेंशन सेल, ऐसी सेल को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, सच सेल्स आर कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, डी टो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तीनों मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट है, 6 को आप साइड से, तो 6 को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई, dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। फिर अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी रिलेशन, क्या होता है, अनसर्टेनिटी रिलेशन आपने पढ़ा है। अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या होता है कि dx, dpx ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू एच कट बाई 2, dy, dpy ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू एच कट बाई 2, dz, dpz ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू एच कट बाई 2। ठीक है, यहां से अपन सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि ये h कट बाई 2 से बड़ा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई dx dy जो कॉन्जुगेट क्वांटिटी है dx dpx, ये h कट बाई 2 से बड़ा है, तो h से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो सिंपलिसिटी के लिए अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, h बाई 2 के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि h कट बाई 2 के से बड़ा है ये, तो h से तो बड़ा होना है। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं, फॉर सिंपलिसिटी dx वी कैन राइट dx dpx इज इक्वल टू h मान लेते हैं, dy dpy h मान लेते हैं, और dz dpz क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन 1 और 2 से देखो, इक्वेशन 2 से वैल्यू किसमें पुट कर दो, 1 में, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है,
डी एक्स डी पी एक्स है, डी वाई डी पी वाई है और डी पी डी जेड है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम होगा, यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एच इंटू में एच इंटू एच। तो डी टो इज इक्वल टू क्या होगा, एच क्यूब। यहाँ पे इक्वल के साथ आप ग्रेटर देन भी लगा सकते हो। तो यहाँ से यदि ग्रेटर वाले साइन को नहीं हटाना चाहते, ग्रेटर देन वाला भी लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन वाला भी आप लगा सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम एलिमेंट अपन कंसीडर कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एच क्यूब होगा। ये 3D की बात कर रहे हैं। जनरल अपन ये भी लिख सकते हैं, जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एच एफ। वे हैव, एफ क्या है, स्पेटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3D की बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। तो 3 के अंदर अपने पास वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा है, एच क्यूब। जितनी अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतनी पावर एच की आ जाएगी उस वॉल्यूम एलिमेंट के वॉल्यूम के अंदर। वेहर एफ स्पेटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये आपके पास। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम है उसके अंदर उसका ऑर्डर यदि अपन देखें तो वो तो क्या आएगा, एच क्यूब ऑर्डर का जो वॉल्यूम आएगा। साथ में अपन 1-2 लाइन और भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि एक फेज पॉइंट को शार्पली पॉइंट द्वारा डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए अपन फेज पॉइंट को क्या कंसीडर करके मान चलते हैं, एक वॉल्यूम एलिमेंट जिसको यूनिट सेल बोलते हैं। वो यूनिट सेल किस पे कंसेंट होती है, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे अपन उस वॉल्यूम एलिमेंट को लेते हैं। तो ये अपन और लिख देते हैं थ्योरी के अंदर, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ए पॉइंट in the phase space, एक मिनट रुको, क्या लिख रहे थे, ए पॉइंट इन द फेज स्पेस, phase space is actually considered as a cell whose वॉल्यूम, या फिर अपन बोल सकते हैं मिनिमम वॉल्यूम ऑर्डर ऑफ एच क्यूब। एक पॉइंट इन द फेज स्पेस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज ए सेल। एक पॉइंट को अपन एक सेल कंसिडर करेंगे और उसका जो मिनिमम वॉल्यूम होगा वो अपने पास कितनी ऑर्डर का होगा, एच क्यूब ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं जो आपके पास पॉइंट है वो एक शार्प पॉइंट न होके आपके पास क्या मिलेगा, एक सेल होगी। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया इसका वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम। जब भी आपके पास डायमेंशन दी हुई हो तो आप उसका वॉल्यूम आप मान सकते हो। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, फेज स्पेस डायग्राम या ट्रेजेक्ट्री ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो फेज स्पेस डायग्राम होता है वो कैसा होता है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा,
नेक्स्ट जो टॉपिक है फेज स्पेस डायग्राम या फिर ट्रेजेक्ट्री फॉर सिंपल हार्मोनिक या हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोनिक जो ऑसिलेटर होता है उसकी जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है। यदि आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं है। केवल आपको क्या करना है, उसको देखना है कि ये इक्वेशन किसकी बन रही है, उसी बेस पे अपन क्या बना देंगे, उसकी ट्रेजेक्ट्री है, उसका फेज स्पेस डायग्राम बना देंगे। तो सबसे पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किससे दी जाती है वो आपको पता होना चाहिए। ये मैं बता भी देता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हुक्स के लॉ से दी जाती है। निकाल के बता देते हैं क्या होता है। फ्रॉम हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू, जो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, जैसे ऑसिलेटर होता है उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हो उसके प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स लगता है। यहाँ से आपके पास एफ वेक्टर प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो माइनस के एक्स। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन तो ये आती है, ये तो किसके अकॉर्डिंग आती है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। एक आप वैल्यू जानते हो एफ क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स। जो एनर्जी होती है जो उसका जो डेरिवेशन या फिर अपन बोल दें जो पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों इक्वेशन आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। इन दोनों से अपन क्या निकालेंगे, ये एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे जो आपको चाहिए। कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/2mv²। पोजीशन जो एनर्जी है ये अपन अपने पास यहाँ से आ जाएगी। इसका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से ये भी फोर्स के इक्वल है, ये भी फोर्स के इक्वल है, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का के एक्स। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे इधर तो क्या हो जाएगा यू, इधर आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 के एक्स² और प्लस में कोई कांस्टेंट सी मान लेते हैं, ये कोई कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू अपने को पता लग जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। जो तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो यदि कोई एग्जाम ये मान लो आप, या तो आप स्प्रिंग वाला हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लो। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मान लेते हैं इससे सही समझ में आ जाएगा। ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो एनर्जी होती है, जो पोजीशन, ये जो आपके पास वैल्यू मिलेगी, ये आपके पास क्या मिल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 0 होती है यू की। और जैसे जैसे आप यहाँ पे इसको ऑसिलेट कराओगे तो जो आपके पास पीक वैल्यू होगी, यहाँ पे आपके पास यू की वैल्यू 0 और यहाँ से आपके पास एक यहाँ से अपन ये अपन कोई ऑसिलेटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0। तो जैसे जैसे अपन ऑसिलेट कराएंगे तो जो आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगी, मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे
जो पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है ये आपके पास ऐसे है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे जो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो जीरो। इसका मतलब यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, x इज इक्वल टू क्या है, जीरो। x इज इक्वल टू जीरो पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो। जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गया ये ऐसे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तभी तो आपके पास यदि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पार्टिकल रुकेगा थोड़ा ना, ऊपर और जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, रुकने के बाद वापिस इधर आएगा। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं, सिंपल सा ये है कि x इज इक्वल टू जीरो पे जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, उस टाइम जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम x इज इक्वल टू जीरो बोल सकते हो, u इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो पे u इज इक्वल टू जीरो करोगे तो c इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास क्या मिल जाएगी, 1/2 की x स्क्वायर। तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके अंदर, जो सिंपल हार्मोनिक इस यहाँ से भी समझ सकते हो, जो स्प्रिंग वाला है उससे भी समझ सकते हो। यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पे स्प्रिंग फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। स्प्रिंग वाले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से भी आप, जिसको अपन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं, उससे भी आप समझ सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं, तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, यहां मैं लिख देता हूं। सो टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग ये बोल भी सकते हो, m क्या है, मास ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, और के बराबर आप लोग जानते हैं mv m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको साथ में ये आता कहाँ से है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब टोटल एनर्जी आपके पास कंजर्व होगी, तो ये तो एक तरह से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां से मैंने टोटल एनर्जी लिखी है। इसको इक्वेशन आप दे दो 3, इसको आपको सिंप्लीफाइड करना है और यहाँ से आपको देखना है कि किसकी इक्वेशन बननी है, वो ये आपके पास क्या हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो E इज इक्वल टू, फेज स्पेस की बात कर रहे हैं, तो फेज स्पेस के अंदर आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट होने चाहिए और मोमेंटम कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो मोमेंटम कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज कर लेते हैं इसको। मोमेंटम कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज करोगे तो ऊपर नीचे क्या कर दो, m से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो आपके पास कर क्या बन जाएगा, p स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा 2m, क्योंकि p बराबर क्या होता है, mv। तो यहाँ से आपके पास क्या फॉर्म 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो सिंप्लीफाई करना है, तो ये e डिवाइड कर दो इसमें, तो 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2me प्लस 1/2 kx स्क्वायर अपॉन में e। k/2 को भी इसके अपॉन में लेके आ जाओ, तो p स्क्वायर अपॉन 2me
प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या रहेगा 2e अपॉन में k इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन 4 आपको दिख रही होगी, किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है। तो इसका मतलब जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फेज स्पेस डायग्राम है वो कैसा बनेगा, एलिप्स की जो डायग्राम होता है वैसा ही आपको बनेगा। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं, या फिर अपन ये देखें फ्रॉम इक्वेशन 4 दिस इक्वेशन, जैसे लिखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर करोगे, ये आपके पास क्या होती है मेजर एक्सिस, ये आपके पास क्या होती है माइनर एक्सिस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी comparing equation 4 and 5, a इज इक्वल टू, कंपेयर करो तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा 2e अपॉन k का रूट, और ये आपके पास क्या है सेमी मेजर एक्सिस, और b इज इक्वल टू ये आपके पास क्या आएगा √2m e, और ये आपके पास क्या होगी सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, तो फेज स्पेस डायग्राम और ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हो फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो डायग्राम होगा फेज स्पेस डायग्राम, अब सिंपल सा है, आपके पास क्या है एलिप्स है, तो एलिप्स का जो डायग्राम होता है ये आप पोजीशन कोऑर्डिनेट ले लो x, या आप क्या ले लो मोमेंटम कोऑर्डिनेट p। तो मेजर एक्सिस क्या है a है, x एक्स के अलोंग आएगी, तो आपके पास जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ये आपके पास एलिप्स का डायग्राम बन जाएगा। ये जो आपके पास है मेजर एक्सिस, उसकी वैल्यू क्या आएगी 2e अपॉन k का रूट, और ये जो माइनर एक्सिस है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2e का 100। ये आपके पास फेज स्पेस डायग्राम होता है किसका, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके साथ में डायग्राम अपन ने बना दिया, अब अपन ने इसके साथ में ये भी देखना है कि जो फेज स्पेस डायग्राम बना है उसके अंदर ये क्या है आपके पास यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा। तो यहाँ से ये 2D के अंदर है, तो 2D का मतलब है कि वॉल्यूम तो बनेगा नहीं, एरिया बनेगा, एरिया निकलेगा, लेकिन फेज स्पेस के अंदर इसी एरिया को अपन क्या बोलेंगे वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं यूनिट सेल का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, सीधा आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो। जो एलिप्स का एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पाई ए बी मेजर एक्सिस इंटू में माइनर एक्सिस, तो उनको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, वो आपके पास क्या आ जाएगा इस एरिया आ जाएगा इसका फेज स्पेस डायग्राम का। ठीक है, उसी को अपन क्या बोल देंगे फेज स्पेस के अंदर वॉल्यूम। ध्यान रहे यहाँ पे 2D की बात हो रही है, तो 2D के अंदर एरिया अपन निकालेंगे, लेकिन उसी को अपन क्या बोलेंगे वॉल्यूम कंसिडर करके चलेंगे। डायरेक्ट लिख देता हूं, वी नो दैट एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है पाई ए बी, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू पाई ए, आपके पास क्या है
ये ए है, 2e/k का रूट इंटू में 2ab का रूट, क्या निकल के आएगा एरिया। ये रूट ई है, यहाँ पे भी रूट ई है, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचेगा पाई, यहाँ से 2 से 2b का रूट भी क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 पाई ई, और आपके पास क्या बचेगा 1/k का रूट, सॉरी m/, ये आपके पास क्या आ गया एरिया आ गया। ये एरिया जो है वो किस रेंज के अंदर है, 0 से ओमेगा या 0 से ई, एनर्जी की बात कर रहे हैं तो 0 से ई रेंज के अंदर ये आपके पास क्या आ गया एरिया। यदि आपको डी रेंज के अंदर एरिया निकालना हो तो डीई के अंदर, इसका मतलब यहाँ पे डी आना चाहिए, तो इसका क्या कर दो डेरिवेटिव कर दो, तो वो आपके पास किस रेंज के अंदर आ जाएगा। ये तो आपके पास किस रेंज के अंदर है 0 से ई। यदि आपको ई एंड ई प्लस डी रेंज के अंदर एरिया चाहिए तो आप इसका क्या कर दोगे डेरिवेटिव कर दो, वो आपके पास क्या जाएगा इस रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहां से यदि लिखना चाहो तो ये बोल सकते हो दिस इज रिप्रेजेंट फेज स्पेस फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर in range 0 to E and range E and E plus DE यहाँ पे ये लिखना दिस इज रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ phase space for harmonic oscillator in range 0 to 2E and range E and E plus D volume will be क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करना है आपको 2 पाई m/k का रूट, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा D, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ये आपके पास क्या हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इस रेंज के अंदर आपके पास क्या जाएगा वॉल्यूम। वैसे ये एरिया है लेकिन फेज स्पेस के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं इसको वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो ये था आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका फेज स्पेस डायग्राम या ट्रेजेक्टरी क्या होती है उसका। यदि एरिया पूछे तो एरिया जैसे अपने पास डायग्राम आ गया तो डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला यूज कर लिया पाई ए बी, उसमें वैल्यू पुट कर दी, रेंज अपन ने अलग अलग डिफाइन कर दी, जो एरिया आएगा उसी को अपन क्या बोल रहे हैं वॉल्यूम बोल रहे हैं यूनिट सेल का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट भी है और साथ में अब आपको ये पता होना चाहिए जो फेज स्पेस है ये टॉपिक अपन एनसेम्बल के अंदर ही पढ़ रहे हैं। जो अपन का जो पहला टॉपिक था एनसेम्बल उसी के अंदर ये टॉपिक चल रहा है। अब अपन एनसेम्बल के अंदर पहला जो अपन ने माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल पढ़ा था उस माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल के अंदर कोई सिस्टम लेंगे। सिस्टम अपन क्या लेंगे आइडियल गैस लेंगे, उस आइडियल गैस की स्टडी करेंगे किसके अंदर माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, फिर कैनोनिकल एनसेम्बल के अंदर भी करेंगे। तो इस तरह से एनसेम्बल आपका जो मेन टॉपिक है वो चल रहा है। एनसेम्बल क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं पीछे वाले लेक्चर में आप देख सकते हो। उसके बाद में बीच में क्योंकि फेज स्पेस एनसेम्बल जो है वो किसके द्वारा डिफाइन होता है, जो टेक्निक है वो टेक्निक फेज स्पेस है। फेज स्पेस ही उस एनसेम्बल को समझाता है। इसीलिए अपन ने बीच में अपन ने फेज स्पेस पढ़ा, कैसे फेज स्पेस समझाता है ये अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। जो फेज स्पेस के अंदर है बहुत सारे पॉइंट होंगे, एक पॉइंट एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है,
एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे सिस्टम हो गए, उनका कलेक्शन हो गया। तो बहुत सारे सिस्टम्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैनी सिस्टम्स, उसको अपन क्या बोल रहे थे, एनसेम्बल बोल रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो फेज पॉइंट है वो आपके पास क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैनी सिस्टम। इसका मतलब ये जो आपके पास कलेक्शन है ये आपके पास क्या कहलाता है, एनसेम्बल कहलाता है। इसीलिए अपन ने फेज स्पेस पढ़ा, क्योंकि एनसेम्बल को समझाने के लिए या जो टेक्निक है एनसेम्बल को समझाने की, वो आपके पास कहाँ से आती है, फेज स्पेस से आती है। तो डेफिनेशन एनसेम्बल की क्या होती है, वो और फेज स्पेस, उन दोनों को आप मर्ज करोगे तो आपके पास कलेक्शन आएगा सिस्टम्स का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एनसेम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कोई सिस्टम लेंगे, आइडियल गैस लेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। उसके लिए आपको स्पेसिफिक हीट भी पूछी जाती है, एंट्रोपी पूछी जाती है, गिब्स वोल्टेज ऊर्जा ये भी पूछी जाती है। तो वो अपन सब नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।